नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। कल अमित शाह ने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया और वो शब्द थे डिटेक्ट, डिलीट और उसके बाद डिपोर्ट। अब कहने को ये 3 शब्द है, लेकिन इसका इशारा जो है वो बहुत बड़ा है। और इशारा बड़ा इसलिए हो जाता है जब लाल किले से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जो है वो खुलकर घुसपैठ की बात करते हैं। आपको भाषण तो याद ही होगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेमोग्राफी मिशन की बात की थी। अब डेमोग्राफी मिशन क्या है, इसकी झलक अब दिखाई देने लगी है। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा डेमोग्राफी इनबैलेंस क्या होता है। भारत सरकार, या मैं कहता हूं कि हर भारतीय को इस बात से चिंतित होना चाहिए कि आखिर डेमोग्राफी असंतुलन क्यों हो रहा है और उसके परिणाम क्या होंगे। तो डेमोग्राफी इनबैलेंस, जनसांख्यिकी असंतुलन, इसका मतलब होता है कि मूल निवासी किसी भी धर्म समुदाय से हो सकता है, उनकी संख्या का घटना और उसके बाद में एक खास समुदाय की जो जनसंख्या है उसका अचानक से बढ़ना, यह इसका मूल कारण है। अब जब हम इसको समझते हैं तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका जिक्र अमित शाह ने अपने भाषण में किया था। अमित शाह कल दैनिक जागरण के जागरण साहित्य सर्जन जो सम्मान समारोह था उसमें यह बात जो है वो बोल रहे थे। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो आप देखिएगा, इसमें बात की जाती है सीमावर्ती इलाकों की और इसको घुसपैठ के साथ जोड़कर देखा जाता है। अब आरएसएस भी इसको लेकर जो है वो लगातार, आपने सुना होगा कि 3 बच्चे पैदा करिए। लेकिन जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भ्रम में भी जीते हैं, और वो भ्रम क्या है, हम लोगों को लगता है कि मुस्लिम जो क्षेत्र है या मुस्लिम लोग जो है वो लगातार अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप इसके उलट एक बार सोचकर देखिए, अगर किसी शहर की आबादी में बड़ा उलटफेर होता है तो हमें समझ में आता है कि ठीक है, क्योंकि जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, जयपुर हो गया, तो वहां पर लोग जो है वो काम की तलाश में अलग अलग राज्यों से आकर बसना शुरू हो जाते हैं। फिर वो वहां पर अपना जो है वो वोटर कार्ड भी बना लेते हैं, वहीं पे जो है वो राशन कार्ड बनाते हैं और वो स्थायी निवासी की तरह रहने लग जाते हैं। तो यहां पर जो है वो ये समझ में आता है। लेकिन दूर दराज के इलाके, जो सीमावर्ती इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, आखिर वहां पर अचानक से जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या होता है? तो वहां पर ऐसा नहीं है कि बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वहां पर घुसपैठ हो रही है और वो जबरदस्त तरीके से हो रही है। और इस घुसपैठ का अगर आप एक तरीके से, या हम इसको समझे कि इसका इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट के लिए आपको समझना पड़ेगा 1947 एक खास समुदाय की आबादी जिस तरीके से बढ़ी और उन्होंने डिमांड रख दी कि हमें अलग देश चाहिए और भारत के टुकड़े कर दिए। तो आज भी भारत में जहां दंगे फसाद होते हैं और दंगे फसाद के बाद में जब एक रिपोर्ट होती है जांच कमेटी की, तो उसके बाद में एक चीज साफ तौर से आती है कि कुछ लोग जो है वो बाहर से आए थे। तो आखिर ये बाहर से आने वाले लोग कौन है और ये ऐसा क्यों करते हैं? तो बाहर से आने वाले लोग, भले ही वो अब बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या पाकिस्तानी घुसपैठिए हो, चाहे वो नेपाल के रास्ते आते हो, मैं यहां नेपालियों की बात नहीं कर रहा, मैं यहां नेपाल के रास्ते आने वाले लोगों की बात कर रहा हूं। तो एक बांग्लादेशी, एक पाकिस्तानी, क्या वो भारत के प्रति वफादार हो सकता है? तो अब आपको जवाब मिलेगा कि बिल्कुल नहीं। तो ऐसी सूरत में ये लोग राजनीतिक दलों के द्वारा इस्तेमाल भी किए जाते हैं, या फिर ऐसी जो दंगे फसाद वाली जो जिसको हम कहें कि समस्या होती है, इसमें ये लोग भाग लेते हैं। तो यह एक बड़ा कारण है कि हमेशा जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग इतनी एक्टिव क्यों रहती है। और हमें इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए, जब भी देश विरोधी गतिविधियों की बात होती है और विपक्ष उनका समर्थन करता है, तो उसके पीछे कारण यही है कि ये लोग आएंगे और दंगे फसाद करेंगे और उनकी जो राजनीति है वो राजनीतिक चाल में चलने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे।
अब आप देखिए, इसके उदाहरण भी अगर आपने देखना है, पश्चिमी बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चाहे वो उत्तर 24 परगना हो, मुर्शिदाबाद हो, और मुर्शिदाबाद में तो अभी आपने देखा कि एक दंगा हुआ था वक्फ के बाद में, और उसके बाद में हिंदुओं को प्लान करने के लिए मजबूर किया गया था, और जो वहां की राज्य सरकार है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, उसकी जांच रिपोर्ट में यह सामने आया था कि ये लोग जो है वो बाहर के थे। अब ये बाहर का मतलब क्या होता है? और जो सीमावर्ती इलाके हैं, इसमें इतनी तेजी से जो है वो डेमोग्राफी चेंज क्यों गई? तो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए दो मुख्य कारण और बड़े कारण, जिसमें एक घुसपैठ और दूसरा धर्मांतरण। यह सबसे बड़ी समस्या है, धर्मांतरण, जिसको लेकर हम लोग चुप हैं। और धर्मांतरण आप देखिएगा, एक उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि जब मैं पंजाब में रहता हूं तो पंजाब में एक स्टडी की है, और उस स्टडी और रिसर्च, कुछ जो रिसर्च स्कॉलर है जो सिख धर्म से बिलोंग करते हैं और पंजाब की स्टडी करते हैं, उन जानकार लोगों का मानना है कि पिछले 10 साल में ईसाइयों की जो आबादी थी वो 1.5 से 2% से जो है वो 15% हो गई। अब आप सोचकर देखिए कि हालात क्या है। गोल्डन टेम्पल, जिसको हम सिख धर्म का हृदय कहते हैं, आज भी जब हम पंजाब का नाम लेते हैं तो पंजाब की इस धरती पर हमारे दिमाग में आता है गोल्डन टेम्पल। उस गोल्डन टेम्पल के आसपास के इलाके के, अमृतसर के आसपास के इलाके के, गुरदासपुर, बटाला, उस क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो वहां आपको देखिए कि हर दूसरे से तीसरे घर के ऊपर जो है वो क्रॉस का साइन मिल जाएगा। लगभग 400 के आसपास गुरुद्वारे। और ऐसी स्थिति में जालंधर में अंकुर नरूला, जो कन्वर्टेड ईसाई है, जो धर्मांतरण का चोला ओढ़े हुए हैं, उसके नेतृत्व में एशिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। और इस चर्च बन रहा है तो आप सोचकर देखिए कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है, तो कल को पंजाब की अगर आप देखोगे तो पंजाब का नाम लेते ही अगर किसी के दिमाग में अंकुर नरोला का यह चर्च आ जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार चुप है, क्योंकि सरकारों को वोट चाहिए, राजनीतिक दलों को वोट चाहिए, लेकिन जनता चुप है। यह बात जो है वो समझ में नहीं आती कि आखिर इसका विरोध क्यों नहीं होता। ये लोग दंगे फसाद करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, तो हम लोग क्या इनका विरोध भी नहीं कर सकते? लेकिन हम चुपचाप रहते हैं, हम बोलने से भी डरते हैं। यह भी एक सबसे बड़ा कारण है। और फिर हम सारा का सारा ठीकरा जो है वो सरकार के ऊपर फोड़ देते हैं। कहना बहुत आसान है कि सरकार जो है वो, क्योंकि इस वक्त भी जब अमित शाह इस तरीके की बात करते हैं, और ये डेमोग्राफी मिशन, ये उसी का एक जो है वो आकलन है, हम आगे करने वाले हैं, तो हम लोग जो है वो सरकार को ही घेरने लग जाते हैं कि 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया क्या? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया कि कृषि सुधार के लिए 3 कानून लेकर आए। अब उसका मोटिव जो है वो सरकार का बिल्कुल साफ था, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? हश्र यह हुआ कि किसानों को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भड़काया गया, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार किया गया, प्रवोक किया गया। किसान सड़कों पर उतरे, और उतरने के बाद में 1 साल तक वो आंदोलन चला, और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मीडिया के सामने आकर हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए विड्रॉ करना पड़ा। उसके बाद सरकार को समझ में आया कि यह जो काम है वो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना पड़ेगा कि पहले जनता में जिस मिशन के ऊपर सरकार काम कर रही है उसको जनता में डिबेट के लिए जो है वो छोड़ दे, और एक एक स्टेप जो है वो काम करते रहे, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो वक्त को लेकर पहले जो है वो संसदीय कमेटी में आपने देखा, जैसे ही लोकसभा में गया उसको जेपीसी में डाल दिया गया, ताकि हम लोग जो है वो उसके ऊपर बात करें, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझने की कोशिश करें, और जब जनता के दिल और दिमाग में वही चीजें नीचे तक उतर जाती है तो समझ में आने लग जाता है। तो आज आप देखिए वक्फ बिल जो है वो पास हो चुका है, और ये जो घुसपैठियों वाला 1-2 चैप्टर को हम छोड़ दे तो कितने लोग जो है वो सड़कों पर उतरे। तो
वो जो फंडिंग है उसको रोकना, जनता के मन में जो सवाल है उनको हटाना, उनको समाधान करना, उनका निवारण करना, ये सारी चीजें जो है वो सरकार ध्यान में रख रही है। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि इसी साल जो है वो सब कुछ हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उम्मीद ज्यादा है और सबको लगता है कि यही कर सकते हैं। लेकिन ये समस्याएं भी उतनी ही ज्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार इन्हीं समस्याओं को देखकर जो है वो केंद्र सरकार पर, आपने देखा होगा जब हम इस कड़ी की बात करते हैं सीएए और एनआरसी। सीएए क्या था? क्योंकि एनआरसी तो उस वक्त आया ही नहीं था, लेकिन सीएए था जो नागरिकता देने का कानून था, नागरिकता लेने का कानून नहीं था, कि जो शरणार्थी है, माइनॉरिटी वाले जो सताए हुए हैं, उनको किस तरीके से नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन उस बार ने इस पूरे देश ने शाहीन बाग देखा, और शाहीन बाग के बाद दिल्ली में दंगे भी देखे। आपको ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद याद होगा, जिस तरीके से उसके घर पर छत के ऊपर से पत्थर और पेट्रोल बम और मशीन मिले थे, यह सब उसी का हिस्सा था। तो सरकार को समझ में आ गया कि ऐसे तो जो है वो सीधे कान पकड़ेंगे तो विपक्षी पार्टियां जो है वो जनता को बहकाने का काम करेगी। तो सरकार ने उल्टे तरीके से कान पकड़ना शुरू किया। अब उल्टे तरीके से जो कान पकड़ना शुरू किया इस डेमोग्राफी मिशन का, तो उसकी एक झलक, और वो झलक है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। ये सीधे तौर से जुड़ा हुआ है एसआईआर से, चुनाव आयोग से, क्योंकि इसी स्पीच में गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है, वो एक स्वतंत्र संस्था है, वो निर्णय ले सकती है। तो ये जो डिटेक्ट का मतलब, एसआईआर की प्रक्रिया में उन लोगों को डिटेक्ट किया गया जो घुसपैठिए हैं असल में। अब उसके बाद में उनका नाम जो है वो डिलीट हो गया। बिहार में आपने देखा कि लगभग 69 लाख लोगों का, 65 लाख की बात हो रही थी, लेकिन 69 लाख लोगों का जो है वो नाम डिलीट हो गया। अब सारे घुसपैठिए तो नहीं थे, उसमें वो लोग भी थे जो माइग्रेट कर गए या मृत थे। लेकिन एक चीज जो साफ निकल कर आई वो ये थी कि विपक्ष के प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके कोर्ट जाने के बावजूद एक भी व्यक्ति इस एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में आपत्ति लेकर कोर्ट नहीं पहुंचा। अगर आप पिछले 4 दिन की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को देखोगे तो सवाल यह है कि आखिर ये लोग गए कहां, ये आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराते? क्योंकि अगर ये आपत्ति दर्ज कराते हैं तो ये साफ तौर से सामने आ जाएंगे। तो या तो उन्होंने बिहार छोड़ दिया या वो चुपचाप बैठे हैं। तो डिटेक्ट किया एसआईआर के बहाने, अब डिलीट हो रहे हैं, और अब जो है वो अगली प्रक्रिया की तरफ वो है कि गहन जांच के बाद में इनको डिपोर्ट करना। आसान नहीं है, मुश्किलें बहुत है, लेकिन सरकार ने इसकी तरफ कदम बढ़ा दिया है। तो बिहार में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की आपने समस्या समझी, लेकिन एसआईआर बिहार में हो रहा है, चुनाव बिहार में है, लेकिन इस वक्त विपक्ष की लंका में आग लगी हुई है ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी इस आने वाली जो समस्या है ममता बनर्जी की, उसको भलीभांति समझ पा रही है। क्योंकि ये डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, इसके बाद एनआरसी आप तय मानकर चलिए, क्योंकि हमारे यहां पर नागरिकता के लिए कोई स्पेशल कार्ड नहीं होता है। चुनाव आयोग ये जो है वो तय कर सकता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि वोट देने का अधिकार उसी को मिलेगा जो भारत का नागरिक होगा। तो अब आपको जो है वो सारा खेल समझ में आ रहा होगा कि चुनाव आयोग और सरकार की यह प्रक्रिया क्या है। और इस वक्त सरकार धीरे धीरे कदम जो है वो फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ को फूंक फूंक कर रखता है। ये ऑलरेडी सीए के टाइम और कृषि सुधार जो कानून थे उस समय जो है किसान आंदोलन के समय सरकार देख चुकी थी। तो सरकार हर तरीके से, चाहे वो इन ताकतों को उकसाने वाली फंडिंग का रास्ता हो या फिर इस तरीके का, तो बस सरकार ने, या मैं कहूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कान को सीधे पकड़ने के बजाय इस वक्त जो है वो कान को उल्टे हाथ से पकड़ने का जो है वो इरादा बना लिया है। और इसकी लपटें जो है वो दिखाई दे रही है पश्चिमी बंगाल में। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हो इसके विरोध में जो आपको देखने को मिले। क्यों?
क्योंकि विपक्षी दलों के कुछ राजनीतिक पार्टियां जिनका भविष्य चलता ही इससे है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पश्चिमी बंगाल के कुछ जिलों में और बिहार में जब एसआईआर हो रहा है, तो आप सीमांचल की देखिए। सीमांचल में जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, एएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी जो है वो 40% से ज्यादा हो गई है। तो एक तरीके से जिसको कहें कि चुनाव जिताने वाला वोट बैंक वहां पर खड़ा हो गया। तो ठीक ऐसे ही जब हम उत्तर 24 परगना और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों की पश्चिमी बंगाल में बात करते हैं, तो वहां पर मुस्लिम आबादी लगभग 50% के आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है। तो ये इनका सॉलिड वोट बैंक है, जिसके ऊपर भारत सरकार जो है वो चोट पहुंचाने का काम कर रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।